नमस्ते, आप सबों का हमारी चैनल पर पुनः स्वागत है। ये डीपीएसपी का भाग 3 है, तीसरा पार्ट है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया सारे आर्टिकल्स को, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। पार्ट 2 वाले वीडियो में हमने देखा मेंस पर्सपेक्टिव से कैसे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री इन नेचर है। और ये जो थर्ड सीरीज है, इसमें हम 10 PYQs, MCQs, ये है मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रीलिम्स से रिलेटेड, जो पूछे गए हैं सवाल या फिर रिलेटेड क्वेश्चन है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यूपीएससी 2015 में पूछा गया है। द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइंड इन इट्स प्रियम्बल। प्रियम्बल में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, सोशल जस्टिस से वैसे होगा, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, 7 शेड्यूल। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आंसर है इसका आपका बी, कि वेलफेयर स्टेट। अगर आप 38, 39 को अच्छे से पढ़ेंगे, 41 को ढंग से पढ़ेंगे, तो उसका मकसद ही वेलफेयर स्टेट डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वेलफेयर स्टेट का जो गोल होता है सोशल जस्टिस स्टेब्लिश करना, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करना, सोशल डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करना, जो वीकर सेक्शन है उसको उनका वेलबींग करना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, वेलफेयर पॉलिसीज़ ऐसी हो ताकि जो जिनको ज़रूरतमंद हैं, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जो ओल्ड हैं, जो सिक हैं, जो प्रेग्नेंट वेमेन हैं, उनके वेलबींग के लिए, उनके हेल्थ के लिए काम करना। तो ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ही दिया हुआ है इलेबोरेट तरीके से। तो वेलफेयर स्टेट की कल्पना कहाँ की गई है, तो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, वैसे प्रियम्बल में भी है। Consider the following statement regarding the directive principle of state policy. The principle spell out the socio-economic democracy in the country. Yes, ये आपका आर्टिकल 39 में पढ़ेंगे तो आपको 38, 39 से आपको क्लैरिटी मिलती है। The provision contained in these principles are not enforceable by any court. यानी these are non-justiciable. दोनों सही हैं, non-justiciable, non-justiciable in nature. तो both are correct. Both statements are correct. Third, 2021 का क्वेश्चन है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 39, 38 और 39 दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो विच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग वाज added to the directive principle of state policy by the 42nd amendment। 42nd amendment से 39A, 43A और 48A, ये तीन जोड़े गए थे। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही था। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, दैट इज 43A। यस, दिस इज 43A। तो आपका आंसर यही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गांधीयन प्रिंसिपल्स लिस्टेड इन डीपीएसपी। 2018 का क्वेश्चन है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यस। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST, तो अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटी, दैट इज गांधीयन प्रिंसिपल। यूनिफॉर्म सिविल कोड, नो, दिस इज लिबरल प्रिंसिपल। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, यस, जहां भी ग्राम स्वराज की बात हो, अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटी की बात हो, विलेज पंचायत की बात हो, ये सारे गांधीयन प्रिंसिपल हैं। तो 1, 2 एंड 4 इज द राइट आंसर। सो बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द डायरेक्टिव principles deals with the promotion of international peace and security? So international peace and security is article 51. According to the Constitution of India, which of the following are fundamental for the governance of the country? Fundamental for the governance of the country: directive principle of state policy, fundamental duties, fundamental rights. All three are uh, fundamental for the governance of the country. All three इसके आंसर होंगे, all three, D। ये वैसे मिक्स क्वेश्चन है, सिर्फ डीपीएसपी से नहीं था। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 50। ये आपको याद होना चाहिए, आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है। Which of the following best explains why directive principles of the state policy are made non-justiciable? They are less important than fundamental rights? No, they are equally important. They are only moral obligations? No. Their implementation depends on economic capacity of the state? Yes. This is the main reason why they have been kept in different chapter than fundamental rights. They apply only to state governments? No, for central government as well.
तो ये जो क्यों इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ स्टेट की बात हम करते हैं, क्योंकि ये पहले क्या था कि एक लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है जिसमें इंडिविजुअल और सोशल राइट्स एक साथ लिस्टेड थे। BN राव जो कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइज़र थे, उन्होंने एडवाइस किया कि अगर आप ये सारे राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, अगर ये सबको अगर आप फंडामेंटल राइट बनाते हो और जस्टिसिएबल बना देते हो, तो हमारे पास इकोनॉमिक कैपेसिटी कहाँ है कि हम इसको फुलफिल कर पाएंगे। फिर तो कोर्ट में लगातार केसेस जाएंगे और हम अपनी इनेबिलिटी को दर्शाएंगे कि हम कैपेबल नहीं हैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उदाहरण के तौर पे आपका राइट टू एजुकेशन की बात करें, जो आर्टिकल 45 में था, विच इज़ एसेंशियल फॉर योर फंडामेंटल राइट, बट इट वाज केप्ट अंडर DPSP बिकॉज स्टेट वाज नॉट केपेबल, इकोनॉमिकली केपेबल टू इम्प्लीमेंट दैट। लेटर ऑन जब केपेबल हम हुए तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट डायरेक्शन के द्वारा उसको हमने फंडामेंटल राइट बनाया, फंडामेंटल राइट का पार्ट बनाया, बिकॉज अब हम एबल हैं, सक्षम हैं, हम फ्री एजुकेशन दे सकते हैं 6 to 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रेन को। तो उस समय इकोनॉमिक कैपेसिटी वैसी नहीं थी, जिसकी वजह से हाँ आप कह सकते हैं कि इसको नॉन जस्टिसिएबल बनाया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द आइडिया ऑफ सब्सटेंटिव इक्वालिटी रादर देन फॉर्मल इक्वालिटी। तो ये सब्सटेंटिव इक्वालिटी की जब हम बात करेंगे तो ये कहता है DPSP। इसमें DPSP कौन है, सवाल सीधा सीधा अगर हम पूछें कि इसमें से DPSP कौन है, तो वही देखना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फंडामेंटल राइट, ये आपका आंसर नहीं है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 14 है दोनों। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यस दिस इज DPSP, आर्टिकल 39 के अंतर्गत है ये। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट 16 है, ये फंडामेंटल राइट है। तो DPSP कौन है, ये वाला है। तो आज के लिए इतना ही, 10 क्वेश्चन थे ये, 10 में आप कमेंट करके बताइए कि कितने आपके सही हैं, कितने आप जानते थे, किसमें आपको नया इन्फॉर्मेशन मिला। आपसे फिर से मुलाकात होगी, पुनः हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड वीडियो लेके आएंगे, जो कि एक वीडियो में सेपरेटली डील करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। तो DPSP का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहिए, ताकि आपके लिए नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना के लाते रहें। थैंक यू वेरी मच। फिर से मुलाकात होगी।